नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आई स्पीसेस के प्लेटफॉर्म पे। इंडियन इकोनॉमी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे गरीबी का दुष्चक्र। ये गरीबी का दुष्चक्र क्या है जो देश को एक गरीबी के भंवर में फंसाए हुए है और इसको ब्रेक नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करना है तो कैसे करना है और ब्रेक करने के बाद होगा क्या, तो आइए इन सभी चीज़ों को जानते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको समझ सकेंगे। ठीक है, कुछ कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि उत्पादन के चार साधन होते हैं। उत्पादन के चार साधन होते हैं और उन साधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। चार साधन कौन कौन से होते हैं? लेबर होती है, लैंड होती है, कैपिटल होती है और एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि उत्पादन, आय और व्यय तीनों, उत्पादन और आय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमने कह दिया इनकम, इनकम यानी आय। ठीक है, हमने कहा था देश में कल कल मैंने पढ़ाया था कि देश में जैसे कि 8 के बराबर इनकम हुई, 8 रुपए की। देश में 8 के बराबर उत्पादन हुआ तो देश में इनकम भी कितनी हुई? 8 रुपए की हुई। तो 8 को दो भागों में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, दो भागों में ब्रेक कर लेते हैं। इसमें से 5 रुपए हमने क्या कर लिए? उपभोग कर लिए, कंज्यूम कर लिए। ठीक है, 5 रुपए हमने उपभोग कर लिए। ठीक है, और बचे 3 रुपए हमारे पास बचे। हमने 8 रुपए कमाए, 5 रुपए हमने क्या किए? उपभोग कर लिए और 3 रुपए बचे। अब इनका क्या करेंगे? अगर हम आज के कुछ 20-30 साल पीछे जाएं तो उस समय लोग क्या करते थे कि 1 फुट का गड्ढा खोदा और उसमें 3 रुपए गाड़ दिए। अब गड़े रहेंगे 1-2 पीढ़ियों तक, अचानक से जाकर किसी के पोते को या परपोते को वहां पैसे मिलेंगे। लेकिन अभी क्या होता है? अब ये 3 रुपए दो प्रकार से इनका यूज कर सकते हैं। पहला, आप क्या करेंगे? इनको बैंक में जमा करेंगे। बैंक में जमा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको रेट, इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक में जमा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ब्याज, ब्याज मिलेगा। ठीक है, आपने बैंक में जमा किया, बैंक क्या देगा आपको? बैंक में जमा किया और बैंक क्या देगा आपको? ब्याज। लेकिन बैंक आपको ब्याज तभी देगा जब वो आपकी 3 रुपयों पर कुछ प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि बैंक क्या है? एक बिजनेस है। बैंक एक बिजनेस है, एक हाथ से लेता है, एक हाथ से देता है, और बीच में जो लाभ होता है उसको एक हिस्सा जिसने बैंक में जमा किया तो उसको दे देगा और शेष अपने पास रख लेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बैंकिंग बिजनेस एक बहुत सरल बिजनेस है, बहुत आसान बिजनेस है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, आसान बिजनेस तो है लेकिन उतना ही रिस्की है। उसको बैंकिंग की क्लास में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी हम इसको देख रहे हैं। 3 रुपए हमने बैंक में जमा किए, बैंक ने क्या किए? ये 3 रुपए लोन के रूप में दे दिए। ये 3 रुपए लोन के रूप में दे दिए और लोन कहां जाएगा? इसका हुआ सीधा इन्वेस्टमेंट, यानी कि सीधा निवेश हो जाएगा। ठीक है, हमने 3 रुपए हमारे पास बचे, हमने 3 रुपए बैंक में जमा किए, बैंक हमें बदले में ब्याज दे रहा और बैंक के पास जितनी पूंजी आई उसने पूंजी का क्या किया? लोन दे दिया। एक बड़े उद्यमी को, एंटरप्रेन्योर को, उद्योगपति को बैंक ने ये 3 रुपए दे दिए और उसने क्या किया? इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा तो क्या होगा? देश में उत्पादन होगा। उत्पादन होगा तो क्या होगा? देश में रोजगार बढ़ेंगे, आय का सृजन होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लोगों का जीवन सुधरेगा। ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम 3 रुपए क्या करें? हम 3 रुपए का कोई शेयर खरीद लें, या फिर हमने बैंक में लगा लिए, या फिर हम कहाँ लगा दें? किसी कंपनी में लगा दें। कंपनी में किस प्रकार से कंपनी हम लगा सकते हैं? उसके शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, कंपनी में हम उसके डिबेंचर खरीद सकते हैं। ठीक है, हम उसके शेयर खरीद सकते हैं, उसके डिबेंचर खरीद सकते हैं। डिबेंचर क्या होता है, शेयर क्या होता है और बॉन्ड क्या होता है, इनको भी आगे की क्लास में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। ठीक है, फाइनली हुआ क्या? हमने चाहे 3 रुपए ये बैंक को ऋण के रूप में दिए हों या फिर हमने कंपनी ने, फाइनली आपका पैसे का हुआ इन्वेस्टमेंट।
और उस पैसे से देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी, देश में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, लोगों के लिए आय का सृजन होगा, ठीक है, इनकम जनरेट की जाएगी। तो ये हुआ, ठीक है। तो आपने देखा कि देश में 8 रुपए का उत्पादन हुआ, तो देश में 8 रुपए का क्या हुआ, आय का सृजन हुआ, आय हुई। 8 रुपए को 5 रुपए हमने उपभोग कर लिए, कंज्यूम कर लिए, और 3 रुपए क्या किए, इस प्रकार से फाइनली क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। अब इसमें दो शब्द पहले आप देख लीजिए, एक शब्द है आपका, एक है आपका पेमेंट और एक है आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक आपका पेमेंट, एक है आपका एक्सपेंडिचर। ये आपका व्यय, व्यय या खर्चा, ये आपका भुगतान, ठीक है। देखिए अंदर क्या होता है, मान लीजिए आप जितने भी भुगतान करते हैं तो जरूरी नहीं वो क्या आपके व्यय हो, यानी कि आप जितना भी पेमेंट करते हैं और बदले में आपको लाभ मिल रहा है तो वो आपका खर्चा है, वो आपका व्यय है, वो आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। यानी कि आपने पेमेंट किया कहीं भी, आपने कहीं भी पैसे का भुगतान किया और बदले में आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो वो आपका एक्सपेंडिचर है, आपका खर्चा है, आपका व्यय है। और अगर आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है पेमेंट करने पर तो क्या आपका केवल पेमेंट है, भुगतान एक तरफा, ठीक है, एक्सपेंडिचर नहीं होगा। जैसे जैसे आप रूम में रह रहे हैं, ठीक है, आप रेंट के 3,000 रुपये हर महीने ऑनर को दे रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि बदले में आपको रहने को मिल रहा है, आपको लाभ मिल रहा है, लाभ के रूप में क्या मिल रहा है, आपको रहने को मिल रहा है, तो ये आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। दूसरा, आपने टिफिन लगाया है, ठीक है, 3,000 रुपये मंथली उसको पेमेंट करते हैं, तो ये उससे क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपको खाना मिल रहा है, तो आपके क्या मिल रहा है, बदले पेमेंट आपने किया टिफिन वाले को, लेकिन बदले में आपको फायदा मिल रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो वो क्या आपका एक्सपेंडिचर है, और ये पेमेंट में बेनिफिट नहीं होता है। जैसे आपने अपने दोस्त को 1,000 रुपये दिए, आपने अपने दोस्त को 1,000 रुपये दिए, तो वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपका व्यय नहीं। क्यों? क्योंकि बदले में कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, बदले में आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो वो क्या है, वो पेमेंट है और ये एक्सपेंडिचर। तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि आपने जब भी भुगतान किया है बदले में कुछ लाभ मिल रहा है तो वो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। टिफिन और रेंट वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, ओके। अब हम ये दोनों टर्म देख लिए, ठीक है। एक टर्म और देख लेते हैं, एक है तीसरा और ये चौथा। एक है राजस्व व्यय, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। एक है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक है आपका राजस्व व्यय और एक है आपका कैपिटल व्यय। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों अंतर ये होता है कि अगर आपको, यहां लिख लेते हैं आपका, अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, भुगतान आप किसी को आप खर्चे कर रहे हैं और बदले में वो उसका लाभ 1 वर्ष या उससे कम मिले, तो वो आपका क्या है, राजस्व है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपके वो खर्चे, आप कुछ खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और बदले में आपको लाभ मिल रहा है, वो भी 1 साल या 1 साल से कम, तो वो आपका राजस्व व्यय आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। और अगर आपको जो मिलने वाला लाभ है 1 वर्ष से अधिक समय का होगा, 1 वर्ष से अधिक समय का होगा, तो आपका किस में आएगा, पूंजीगत व्यय में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। जैसे कि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष या उससे कम, 1 वर्ष के बराबर या उससे कम मिल रहा है, तो आपका ये क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है, राजस्व व्यय होगा। और अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है 1 वर्ष या उससे ज्यादा, तो आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। आप जो भी अपने खर्चे करते हैं, जो भी आप
एक्सपेंडिचर करते हैं, व्यय करते हैं, उनसे अगर होने वाला लाभ आपको एक वर्ष या उससे कम हो रहा है तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय होगा। और अगर एक वर्ष से ज़्यादा मिल रहा है तो क्या होगा, पूंजीगत व्यय होगा। जैसे जैसे आपने क्या किया, आपने घर से शुरू करते हैं, ठीक है, घर से शुरू करते हैं। आपका जो घर है वो किस प्रकार का आपने व्यय किया, क्योंकि आपने व्यय तो किया है, क्यों, क्योंकि बदले में आपको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, घर में रहने को मिलता है, ठीक है, तो आपका व्यय है क्लियर। तो घर किस प्रकार का व्यय है, राजस्व व्यय है या फिर पूंजीगत व्यय है, तो आप कहेंगे पूंजीगत व्यय। क्यों, क्योंकि उससे होने वाला लाभ कितना है, एक वर्ष है उससे कम है, एक वर्ष से ज्यादा है, 50 साल का भी हो सकता है लाभ, हो सकता है 50 साल से ज्यादा का भी लाभ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि घर हर एक महीने में तो तोड़ता नहीं है, ठीक है, ओके। अब घर के अंदर, घर हो गया, जमीन पे आ जाइए। जमीन, जमीन किस प्रकार के व्यय है, पूंजीगत व्यय है या फिर राजस्व व्यय है, तो आप कहेंगे वो पूंजीगत व्यय है। क्यों, क्योंकि जमीन से हम क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, फसलों को बेचते हैं और वो हमारे लिए आय का सृजन करती है, ठीक है, तो ठीक है, तो वो भी हो गई। अब अंदर, घर के अंदर आ जाइए, फ्रिज ले रहे हैं, फ्रिज क्या है, पूंजीगत व्यय है, क्योंकि एक साल से ज्यादा लाभ मिल रहा है। टीवी, टीवी क्या है, पूंजीगत व्यय है, क्यों, एक साल से ज्यादा लाभ मिल रहा है। आपने टीवी खरीदा है, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है। और टीवी का अगर रिचार्ज करा रहे हैं तो वो क्या है, रिचार्ज करा रहे हैं तो वो आ जाएगा राजस्व व्यय में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्यों, क्योंकि जो रिचार्ज करा रहे हैं उसका लाभ एक महीने को होगा, 2 महीने को होगा, एक साल से कम लाभ होगा, तो वो आपका आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। और जो मोबाइल आपने खरीदा वो एक साल से ज्यादा समय तक आपको लाभ देगा, तो वो क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय है। इसी प्रकार टीवी की एग्जाम्पल हो गया, मोबाइल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, टीवी और रिचार्ज का एग्जाम्पल हो गया। अब थोड़ा और देख लीजिए कुछ चीजें, कुछ चीजों में जैसे कि बिजली बिल दे रहे हैं, बिजली बिल आप, ठीक है, उसका आपका खर्चा होता है, वो किस में आएगा, तो बिजली बिल क्या हर महीने होता है, हर 2 महीने में होता है, हर 6 महीने में होता है, यानी एक साल से कम में ही खर्चा होता है वो, तो ये हो जाएगा राजस्व व्यय, ठीक है। मोटे तौर पे आप ये समझिए कि जो हमारे रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, डेली टू डेली हमारे जो खर्चे होते हैं, रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, वो होते हैं राजस्व व्यय, ठीक है, राजस्व व्यय, जिनका लाभ हमें एक वर्ष या उससे कम समय के लिए मिलता है, तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ जो व्यय हमारे एक साल से अधिक लाभ देते हैं, तो पूंजीगत, फ्रिज, कूलर, टीवी, ठीक है, ये सब। एक और अंतर है, एक और चीज है इन दोनों का संबंध में, कि पूंजीगत व्यय एक बार होता है, राजस्व व्यय बार बार होता है। मैं फिर अपने वर्ड को रिपीट करता हूँ, पूंजीगत व्यय एक बार होता है और राजस्व व्यय बार बार होता है। क्यों, कैसे, आपने कूलर खरीद लिया या मान लो फ्रिज खरीद लिया, फ्रिज आपने खरीद लिया तो ये क्या है, पूंजीगत व्यय है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर फ्रिज खराब होगा, उसकी सर्विस करानी पड़ेगी, ठीक है, फ्रिज के कई सारे पार्ट्स होते हैं वो खराब होते रहते हैं, उनको कराना पड़ेगा कुछ महीनों में, तो क्या हुआ, आपने पूंजीगत व्यय किया, तुरंत राजस्व व्यय होने लगा। दूसरा एग्जाम्पल, आपने कोई गाड़ी खरीदी है, आपने मान लिया कुछ कार खरीद ली, ठीक है, कार क्या है, पूंजीगत व्यय है। क्यों, क्योंकि आपको एक वर्ष से ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन जैसे ही पूंजीगत व्यय किया, आप क्या करना पड़ेगा, राजस्व व्यय। क्यों, क्योंकि कार की सर्विस भी करवानी पड़ेगी, हर कुछ महीनों में उसकी सर्विस करानी होती है। तो पुराने लोग पहले हुआ करते थे, वो कहते थे कि कार ये सब चीजें मत खरीदो। क्यों, क्योंकि अगर ये खड़ी भी रहेगी, खड़ी भी अगर रहेगी तो भी ये कुछ ना कुछ मांगती रहेगी, क्योंकि खड़ी रहेगी, उसकी सर्विस नहीं कराओगे, जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगी कार। तो आई होप आपने समझा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, रोड, रोड अगर सरकार ने बनाई, ये कैसा व्यय है, पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि रोड की जो मिनिमम अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है, 5 वर्ष, ठीक है। लेकिन जैसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने आप शुरू हो जाए। क्यों, क्योंकि हमने रोड बना दी है, अब रोड टूटेगी फूटेगी, उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, राजस्व व्यय भी होगा। तो पूंजीगत व्यय एक बार होता है, राजस्व व्यय बार बार होता है, ठीक है, पूंजीगत व्यय एक बार होता है, राजस्व व्यय बार बार होता है, पहली चीज। एक और चीज रह गई थी कि इसमें आपने देख लिया पहले कि आपने जो भी भुगतान किया है, जो भी भुगतान किया उससे अगर आपको लाभ मिल रहा है तो आपका क्या है, व्यय है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। जैसे टिफिन वाला और रेंट वाला एग्जांपल याद रखिएगा। दूसरा, अगर आपको बदले में कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो केवल भुगतान है।
अब कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए कि हमने चलो मंदिर गए, मंदिर में दान कर दिया, भिखारी को दान कर दिया, तो ये कुछ अपवाद हैं। और इकोनॉमी में जो जितने भी अपवाद होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इकोनॉमी बड़ी ही डायनेमिक है, हमेशा बदलती रहती है, तो उनमें अपवादों को छोड़ देते हैं। ठीक, पेमेंट ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, व्यय हैं, वो सभी भुगतान तो हैं, लेकिन सभी भुगतान एक्सपेंडिचर नहीं है। ऑल एक्सपेंसिव आर पेमेंट बट नॉट ऑल पेमेंट आर एक्सपेंसिव। ठीक है, ओके। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये सारी चीजें आपने क्लियर हुई। ठीक है, अब फिर इसको मिटा देते हैं। देश में 8 रुपए के बराबर आय हुई। देश में 8 रुपए के बराबर क्या हुआ? आयकर सृजन हुआ। ठीक है, देश में 8 रुपए, इसको फिर ब्रेक किया। 5 रुपए क्या किए? हमने उपभोग कर लिए, और जो 3 रुपए हैं हमने क्या किए? निवेश कर दिए, क्योंकि फाइनली 3 या तो बैंक के द्वारा निवेश होंगे, वाया बैंक या वाया कंपनी की निवेश होंगे। तो ये जो उपभोग है ये क्या है? उपभोग जो हम करते हैं डेली लाइफ में, रोजमर्रा में, तो ये आपका आ जाएगा राजस्व व्यय है। ये व्यय तो है लेकिन कैसा? राजस्व व्यय। ठीक है, ये आपका कैसा है? राजस्व व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उपभोग है। और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये क्या है? पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय है, क्योंकि इससे होने वाला जो लाभ है वो एक वर्ष से ज्यादा होता है, क्योंकि आपका जो पैसा है बैंक में जमा कर दिया, बैंक में आपको ब्याज देता रहेगा हर समय। ठीक है, या कंपनी में कर दिया तो कंपनी क्या देगी? शेयर खरीदोगे तो वो डिविडेंड देगी आपको, डिविडेंड यानी कि लाभांश देगी। तो ये पूंजीगत व्यय हो गया। तो फाइनली आपने 5 रुपए का क्या कर लिया? राजस्व व्यय कर लिया, और 3 रुपए का क्या कर लिया? पूंजीगत व्यय कर लिया। ठीक है, ओके, क्लियर हुई ये बात। अगर हम बजट की बात कर दें, 2023-24 का जो बजट आया, ठीक है, अगर बजट की बात करें तो ये हमारा बजट है लगभग 45 लाख करोड़ का। 45 लाख करोड़, 45 लाख नहीं, 45 करोड़ नहीं, 45 लाख करोड़। और इनको दो भागों में जब हम ब्रेक करते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो होगा आपका 35 लाख करोड़, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो होगा आपका 10 लाख करोड़। ठीक है, आप कहेंगे अच्छा कौन होता है? तो हालांकि अच्छा तो ये होता है, क्यों? इससे देश में क्या होता है? उत्पादन बढ़ता है, देश में उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार आते हैं, लोगों के लिए आय का सृजन होता है, इनकम जनरेट होती है, और लोगों की जो जीवन की रहने की गुणवत्ता जो होती है उसमें सुधार होता है, इजाफा होता है। ठीक है, लेकिन क्या करें कि जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे उससे ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली हम आ जाते हैं अपने उसी क्वेश्चन पे, गरीबी का दुष्चक्र। ठीक है, गरीबी का दुष्चक्र क्या है? गरीबी का दुष्चक्र, दुष्चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है, ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है, टूट नहीं पा रहा है। जैसे हमने एक सर्किल बना लिया, ठीक है, सर्किल बन गया। अब हम आपसे पूछें कि ये शुरुआत कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ होता है, तो यही इसकी प्रॉब्लम है कि ये ना तो कहीं से शुरू होता है ना ही कहीं से ख़त्म होता है, या दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि कहीं से भी शुरू हो जाता है कहीं भी ख़त्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। हमने यहाँ से शुरू किया, ठीक, हमने यहाँ से शुरू किया,
हमने यहाँ लिखा कि कम उत्पादन, देश में क्या हो रहा है, कम उत्पादन हो रहा है। आई होप कि पिछली क्लास आपने देखी होगी, उसमें उत्पादन का मतलब आपने समझा होगा कि जब पूरा देश मिलके उत्पादन करता है, ठीक है, जिससे कि आय लोगों के लिए जनरेट होती है, ठीक है, वस्तु एवं सेवा दोनों का ही उत्पादन होता है, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। देश में क्या होता है, कम उत्पादन होता है। वहीं विकसित देशों की बात करें, अधिक उत्पादन होता है। जब कम उत्पादन होता है तो क्या होता है, कम राष्ट्रीय आय होती है, कम राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कम होती है। क्यों? क्योंकि आपकी राष्ट्रीय आय, कम उत्पादन हो रहा है और राष्ट्रीय आय भी कम है। क्यों? क्योंकि उत्पादन और आय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैंने कहा जितना उत्पादन होगा उतनी आय होगी, तो कम उत्पादन होगा तो राष्ट्रीय आय भी कम होगी। राष्ट्रीय आय कम होगी और जनसंख्या अधिक है तो क्या हो जाएगा आपका सॉरी, कम प्रति व्यक्ति आय। कैसे निकालते हैं? आपकी जो भी राष्ट्रीय आय है, आपकी राष्ट्रीय आय है, इसमें जनसंख्या का भाग दे देते हैं, पॉपुलेशन का, बराबर होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं कि देश में जितनी भी पूरी राष्ट्रीय आय है उसमें देश की जनसंख्या से भाग दे देते हैं, निकल आती है प्रति व्यक्ति आय। इसका मतलब होता है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष में कितना कमा रहा है। तो हमारी वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय है कितनी, 1,97,000, 1,97,000 देश की प्रति व्यक्ति आय। इसमें भी बहुत वेरिएशन देखने को मिलेंगे आपको। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा गोवा की प्रति व्यक्ति आय कितनी, लगभग 4 लाख से ज्यादा, 4 लाख से ज्यादा, और सबसे कम बिहार की कितनी, 50,000 के आसपास है। इसका मतलब गोवा में उत्पादन खूब हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब गोवा में उत्पादन क्षमता अच्छी है, ठीक है, हाँ, और बिहार में उत्पादन नहीं हो रहा है, केवल पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है। यहाँ भी क्या होता है कि राष्ट्रीय आय कम है, ऊपर से पॉपुलेशन और ज्यादा है हमारी, 1 से 45 करोड़ लगभग पॉपुलेशन भी है, तो क्या होता है फाइनली जो मान आता है वो कम आता है और प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। बहरहाल कम उत्पादन हो रहा है देश में, तो क्या हुआ, कम राष्ट्रीय आय होगी। जब कम राष्ट्रीय आय होगी तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय हमने बता दी आपको कितनी होगी। जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो जो रहन सहन होगा इसका भी स्तर निम्न होगा। जब लोगों के पास कमाई ही ज्यादा नहीं है तो रहन सहन का स्तर तो डेफिनेटली बहुत कम रहेगा, ठीक है। जब ये भी कम है तो फाइनली क्या हो रहा है, बचत कम होगी, बचत यानी कम बचत होगी, ठीक है। जब कम बचत होगी तो क्या होगा, कम निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। कम निवेश होगा तो जो पूंजी निर्माण है, अभी मैं इसको सब एक्सप्लेन कर दूंगा। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है, पूंजी निर्माण की दर कम होगी। जब पूंजी निर्माण की दर कम होगी तो क्या होगी, उत्पादन क्षमता कम होगी, देश की उत्पादन क्षमता कम होगी। ओके, अब देख लेते हैं कम उत्पादन। इसको आपने समझ लिया कि देश में कम उत्पादन हो रहा है। अब कम उत्पादन क्यों हो रहा है इसको भी यहां से समझेंगे, ठीक है। तो कम उत्पादन होगा तो देश की उत्पादन आय दोनों बराबर होते हैं, तो राष्ट्रीय आय देश की पूरी कम होगी, यानी कि पूरे देश की जो कमाई है वो कम होगी। जब राष्ट्रीय आय कम होगी, ऊपर से जनसंख्या और ज्यादा है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, डायरेक्टली कम हो जाएगी, डेफिनेटली, ठीक है। फिर जब कम आय हो रही है, कम लोग कमा रहे हैं, ठीक है, बिहार का एग्जाम्पल देखा, एक साल में 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो कितना कमा रहे हैं, तो रहन सहन क्या होगा, बहुत लो होगा, ठीक है। रहन सहन कितना होगा, बहुत लो होगा, बहुत निम्न गुणवत्ता होगा, ठीक है। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन ये हकीकत है कि विकसित राष्ट्र के जो जानवर हैं वो हमसे अच्छी स्थिति में जी रहे हैं। विकसित राष्ट्र के जो जानवर वो हमसे अच्छी स्थिति में रह रहे हैं।
रहन सहन। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं कि भारत में हर प्रति 1000 लोगों में से लगभग 32 से 34, भारत में हर 1000 व्यक्ति में से लगभग 34 लोगों के पास कार है, ठीक है, 4 व्हीलर। भाई अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में हर 1000 लोगों के पास में, हर 1000 लोगों में से लगभग 450 लोगों के पास कारें हैं। हमारे यहाँ प्रति 1000 में से 32 या 34 लोगों के पास कारें हैं। वहीं अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये जो आंकड़ा है 450 का है। तो कितना अंतर है? अरे अंतर है ही नहीं। अंतर तो तब होता है जब थोड़ा सा डिफरेंस हो, यहाँ एक तरफा है, अंतर है ही नहीं, ठीक है। ये देखा आपने, हमारी आय कितनी है? 1,97,000, 1,97,000 जो लेटेस्ट, जो अभी का डाटा है, जो बजट आया है 23-24 का। भाई अमेरिका की कितनी है? अब भारत से 32 गुना ज़्यादा, भारत से 32 गुना ज़्यादा लगभग। और सबसे ज़्यादा है कतर की, कतर है दोहा जिसकी कैपिटल है। रहन सहन कम होगा। अब जब हर लोगों के पास कम आय है तो क्या करेंगे? अधिक से अधिक उसका हिस्सा उपभोग में चला जाता है, डेली स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, खाना पीना, रहना, ये सारे कपड़े लत्ते, इन सब चीज़ों में चला जाता है। तो फाइनली बचता क्या? सेविंग बहुत कम हो पाती है। जब सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? मैंने कहा था ना, सेविंग जो होगी वो हम क्या करेंगे? बैंक में जमा करेंगे। बैंक क्या करेगा? उद्योगपति को लोन दे देगा। वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। या फिर दूसरा, हम जो सेविंग कर रहे हैं हम क्या करेंगे? कंपनी का शेयर खरीद लेंगे, डिवेंचर खरीद लेंगे। कंपनी क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्ट से क्या होगा? उत्पादन होगा, ठीक है। फाइनली क्या हो? जब कम बचत होगी तो कम निवेश होगा, कम इन्वेस्टमेंट होगा। जब कम इन्वेस्टमेंट होगा तो पूंजी निर्माण की दर कम होगी। अब ये पूंजी निर्माण की दर क्या है सर, आप कहेंगे? पूंजी निर्माण की दर ये क्या है, इसको समझते हैं। यानी कि देश में जिन चीजों से देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि देश में जिन लोगों से देश और उसके लोगों की उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि होती है, इजाफा होता है, उसे कहते हैं पूंजी निर्माण की दर, कैपिटल फॉर्मेशन की रेट, ठीक है। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। जिस देश का जितना अच्छा अवसंरचना होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उस देश की उत्पादन करने की क्षमता उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। जैसे कि अमेरिका में सबसे ज्यादा उत्पादन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का है, ठीक है। जापान का वर्ल्ड क्लास का है, यूरोपीय जो यूनियन के बहुत सारे देश हैं वर्ल्ड क्लास का है। हमारे यहाँ उत्पादन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बहुत पुअर क्वालिटी का। इसके पीछे भी कारण थे, क्या थे हम देखेंगे। तो बहुत पुअर क्वालिटी का है सॉरी, ठीक है। तो देशवासियों की उत्पादन करने की जो क्षमता वृद्धि होती है उसे कहते हैं पूंजी निर्माण की दर, और ये हमारे यहाँ कम है। और मेनली इसको संदर्भ में लिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना के सेंस में, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल देते हैं कि आगरा और लखनऊ जो हाईवे बना है, आगरा लखनऊ हाईवे, पहले लोग जब आगरा से लखनऊ जाया करते तो बहुत टाइम लगता था, हो सकता था 10 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? 3 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। तो हुआ क्या? लोगों की क्षमता बढ़ी, लोगों की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ी ना, कम समय में चले गए, वापस लौट आए, बहुत सारे काम कर लेंगे। तो फाइनली क्या होता है? इससे क्या होता? उत्पादन क्षमता बढ़ती है। लेकिन हुआ क्या? पूंजी निर्माण की दर ही कम है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ही कम है, तो क्या होगा? उत्पादन क्षमता क्या होगी? कम होगी। जब उत्पादन क्षमता ही कम है तो उत्पादन क्या होगा? कम होगा। उत्पादन कम होगा तो क्या होगा? कम राष्ट्रीय आय, कम ये सारी चीजें। तो ये जो गरीबी का दुष्चक्र है इस प्रकार से चलता है, और ये टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है। और ब्रेक अगर करना है तो मेनली क्या करना होगा? हमें पूंजी निर्माण बढ़ाना होगा, ये बढ़ाओ। जो अभी हाल की जो गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। आप देख रहे हो हर एक शहर में रोड, ठीक है, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें बन रही, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसका लाभ अभी नहीं तो आने वाले कुछ समय में दिखने लगेगा,
ठीक है, दिखने लगेगा, क्योंकि उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ जाएगा। जैसे उत्पादन बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय, ये सारी चीजें बढ़ने लगेंगी। ओके, अब थोड़ा देखते हैं इसको, अब थोड़ा इसकी बैकग्राउंड को देख लेते हैं, बैकग्राउंड को देख लेते हैं इसके। 1950 में चलते हैं, 1950 में देश क्या होता है, आज़ाद होता है। 1950 में देश आज़ाद होता है। अब देश को विकास के मार्ग पर ले जाने का जो दायित्व था वो भारत सरकार का। एक हमने क्या अपनाया, सबसे पहले हमने अपनाया मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक होती है पूंजीवादी, ये है पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और ये है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी, मेनली समाजवादी। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में अंतर ये है, जो पूंजीवाद होता है वो कहता है कि उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण होगा। अभी उत्पादन के साधन क्या हैं? जैसे कि आपकी फैक्ट्रियां हैं, जो उत्पादन करते हैं उनको कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन जो उत्पादन करते हैं, ठीक है, वो वाले साधन नहीं आएंगे चार। उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण होगा, जैसे कल कारखाने, फैक्ट्री, कंपनी, ये सारी चीजें, ठीक है। और बाजार जिस चीज का चाहेगा उस चीज का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है, उस चीज का भंडारण किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। कितना उत्पादन करना है, वितरण कैसे करना, ये सब कौन तय करेगा? बाजार तय करेगा, मार्केट। सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा। इसके चिंतक हैं एडम स्मिथ हैं, ठीक है, एडम स्मिथ, माल्थस, ये सब जो जॉन लॉक जो उदारवाद के जनक हैं। तो उदारवाद का जो आर्थिक रूप है वो है पूंजीवाद, ठीक है। यानी कि आजादी की बात करता है कि सरकार कोई हस्तक्षेप ना करे, मार्केट फ्री होकर अर्थव्यवस्था को रन करे। समाजवादी मॉडल क्या कहता है? समाजवादी मॉडल ये कहता है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा, यानी कि सरकार का नियंत्रण होगा। उत्पादन किस चीज का करना है, उत्पादन कितना करना है, वितरण कैसे करना है, ये सब कौन तय करेगा? राज्य तय करेगा, सरकार तय करेगी, बाजार कुछ तय नहीं करेगा। यानी कि सरकार की उत्पादन के जितने भी साधन है उस पर पूरी पकड़ होगी, ठीक है। लेकिन फाइनली ना तो ये पूर्णतः सफल हो पाई, ना ही पूर्णतः ये सफल हो पाई। तो जब नए देश स्वतंत्र हुए उस समय तक उनके पास दोनों अनुभव थे। समाजवाद का सोवियत संघ अनुभव था, पूंजीवाद का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर इंग्लैंड। ये बहुत अच्छे मॉडल थे। तो हम लोगों ने इसकी स्टडी की, तो हमारे पास ये तो पहले से मॉडल थे, चूंकि इन लोगों के पास नहीं थे, इन्होंने प्रयोग किए थे। तो हमने कहा नहीं, हम इसको दोनों को अपनाएंगे। इसकी और इसकी दो खूबसूरत बातें हैं, दोनों को अपनाएंगे। इस प्रकार से हमने अपना लिया। इसे हमने कहा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये होता है कि राज्य और बाजार, यानी कि सरकार और जो निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों मिलकर के देश को आगे ले जाते हैं, उसका विकास करते हैं, ठीक है। अब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, तो उसमें अब कौन कौन क्षेत्र होंगे? एक होगा आपका निजी क्षेत्र, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, एक निजी क्षेत्र। एक होगा सार्वजनिक क्षेत्र, नहीं सरकारी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। तो आप बता के देखिए, सोचिए कि 1950 में प्राइवेट क्षेत्र कितना कह सकते हैं कि दक्ष था। अरे प्राइवेट सेक्टर एकदम नवजात था, बहुत छोटे थे, बच्चे थे उस समय। तो इनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि इतनी सारी पूंजी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में लगा दें। जैसे रोड बन रही है, रेल बन रही है, एविएशन सेक्टर है, जहाजरानी है, कोयला इंडस्ट्री है, ठीक है। इनके पास इतनी ताकत नहीं थी, ना इतना समझ थी, ठीक है, बिजनेस की ना इतनी अच्छी समझ थी, और ना इतनी इनके पास पूंजी थी जो उसको निवेश कर सके, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री थी, जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे, वो सब अपने पास रखे। जैसे आपका मैंने बताया ना, जैसे रोड है, ठीक है, आपका जो रेलवे है, ठीक है, एविएशन सेक्टर है, ठीक है, जहाजरानी सेक्टर है, ठीक है, कोयला है, ठीक है,
और जो भी कोर इंडस्ट्री, जो 8 कोर इंडस्ट्री में आती हैं, स्टील, ठीक है, एनर्जी, तो ये सारे जो सेक्टर वो रहे हैं सरकार के पास रहे हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे सेक्टर थे, जैसे कि कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाना है, बिस्किट बनाने हैं, या फिर कुछ कपड़े बनाने हैं, ठीक है, जूते बनाने हैं, ठीक है, तो ये सारे सेक्टर निजी क्षेत्र को दे दिए। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, सरकार ने इनको संरक्षण दिया निजी क्षेत्र को, और धीमे धीमे ये जाकर के 1990 तक खूब बड़े हो गए। और 1991 में जब हमारी फाइनेंशियल जो वो क्या कहते हैं, वित्तीय अस्थिरता, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, ठीक है, तो जब हमारी इकोनॉमी क्रैश कर गई थी, तो उस समय तक प्राइवेट क्षेत्र जो था, निजी क्षेत्र बहुत ऊपर आ चुका था, बहुत मजबूत हो चुके थे, इतने मजबूत हो चुके थे कि ये बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने की स्थिति में आ चुके थे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने फिर पॉलिसी क्या की, बड़े बड़े उद्योग सरकार के पास आए, छोटे छोटे इनको दे दिया, ठीक। फिर आते हैं, एक समय आता है, एक डेट आपको याद होगी, 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991। इतिहास में कुछ डेट होते हैं जिनका बहुत व्यापक महत्व होता है, जो डेट अपने आप में निर्णायक साबित होती हैं, तो उनको जरूर याद रखना चाहिए। ये वो डेट है जिस दिन हमने अपनी इकोनॉमी की डोर को खोल दिया था, जिस दिन हमने अपनी इकोनॉमी को वैश्विक इकोनॉमी के साथ लिंक कर दिया था, जिस दिन हमने ओपन द डोर की पॉलिसी शुरू कर दी थी, एलपीजी। हमने क्या किया, हमने अपनी अर्थव्यवस्था के द्वारा विदेशी पूरी अर्थव्यवस्थाएं जितनी भी उनके लिए खोल दी और एलपीजी मॉडल अपनाया, ठीक है। हुआ क्या था, एलपीजी का मतलब तो आपको पता ही होगा, निजीकरण, लिबरलाइजेशन यानी निजीकरण, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, जो नियम है कानून में उनको उदार करो, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाइए, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ लिंक किया जाए, इंटरलिंक किया जाए, ठीक है, इकोनॉमी की डोर खोले जाए, ठीक है, ओके। हाँ, हुआ क्या था कि 1991 तक हमारी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स कर चुकी थी। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार में जो डॉलर होता है, विदेशी मुद्रा भंडार इतना भी नहीं रह गया था कि हम 2 हफ्ते तक का तेल आयात कर सकते थे, यानी कि हम 2 हफ्ते तक का तेल भी आयात करने की स्थिति में नहीं थे। तो क्या होता 2 हफ्ते बाद? 2 हफ्ते बाद ये होता कि आपकी पूरी इकोनॉमी ठहर सी जाती, जम सी जाती, शांत हो जाती, उत्पादन शून्य हो जाता, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने IMF के पास गए, उससे ऋण लिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गए, उससे ऋण लिया। और जब आप IMF जैसे संस्थानों से ऋण लेते हैं तो बहुत मोटी मोटी शर्तों को हमें मानना पड़ता है उनकी। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO कहने को तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जब इनकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बारीकी से स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एजेंट है अमेरिका के, विकसित राष्ट्रों, यूरोप के, और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनके फुलफिल करते हैं ये लोग। यानी कि अमेरिका इनके बिहाफ में अपने इंटरेस्ट को पूरा करता है, वैसे कहते हैं आर्थिक साम्राज्यवाद, ठीक है, ओके। तो LPG का मॉडल अपनाएगा, ओपन द डोर पॉलिसी अपनाएगी, यानी कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दी गई, ठीक है। और हमने अपना लिया एक मॉडल, उसका नाम है PPP। आज ये मॉडल खूब सुर्खियों में रहता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जहाँ पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, और मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट में। जैसे एक एग्जांपल है कि क्या हुआ, पुराना एग्जांपल वही वाला बता रहे हैं, लखनऊ आगरा, यानी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि जेपी ग्रुप है उसने बनाया है, जेपी ग्रुप, ठीक है, जेपी ग्रुप ने बनाया, पूरा फाइनेंस उसने किया, यानी कि पूरा निजी क्षेत्र ने बनाया है,
कितना बड़ा व्यापक फाइनेंस किया गया है, ठीक है। हुआ क्या, इससे देश की क्या बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी, पूंजी निर्माण होगा, ठीक है, देश में उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, ओके। जैसे जैसे आगरा में इसके बनने के बाद हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है खूब बढ़ गया। टूरिज्म बढ़ेगा तो होटल इंडस्ट्री है पास में, लोग खाना पीना भी खाएंगे, वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगा। उसके साथ ही साथ जो छोटी दुकानें होती हैं, जब लोग जाएंगे वहाँ का सामान खरीदेंगे तो वो क्षेत्र बढ़ेगा। तो इससे केवल आपकी सर्विस सेक्टर ही नहीं बढ़ता है, आपका सेकेंडरी सेक्टर है या प्राइमरी सेक्टर है, वो दोनों ही बढ़ते हैं, सब बढ़ता है साथ ही साथ, ठीक है। तो ये हुआ, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 1990 से पहले क्या होता था, या टेलीफोन है, 1990 से पहले और 1990 के बाद की दुनिया में क्या अंतर है ये देखिए आप। टेलीफोन, पहले जब टेलीफोन का कनेक्शन लेना होता था तो 6 से 8 महीने वेट करना पड़ता था, और जब टेलीफोन का कनेक्शन लग जाता था तो हवन कराते थे लोग, कथा बताते थे कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। दूसरा एग्जाम्पल, पहले जब लोन के लिए लोग अप्लाई करते थे तो लोन मिलता था उसके बेटे को, उसके बेटे या पोते को लोन मिलता था। और आज लोन आप कुछ ही मिनटों का मामला रह गया, ले सकते हैं। अब तो फोन आते हैं कि सर आपको कितना लोन चाहिए। बहरहाल ये सारी चीजें होंगी। 2-3 चीजें और देख लेते हैं, ठीक है, 2-3 चीजें और देख लेते हैं। एक है आपका, 3 सेक्टर होते हैं पूरी इकोनॉमी में, ठीक है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, और एक होता है टर्सरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र, जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें मेनली कृषि आती है, एग्रीकल्चर उससे जो संबंधित गतिविधियां होती हैं वो आती हैं। जैसे कि इसमें आपकी एग्रीकल्चर आ जाएगी, ठीक है, आपकी फिशिंग आ जाएगी, मछली पालन है, ठीक है, कुक्कुट पालन हो जाता है आपका, माइनिंग आ जाएगी, खनन है, ठीक है, खनन है, और पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगी। तो मेनली ये सारे आते हैं प्राइमरी सेक्टर, यानी कि जिनका संबंध ग्रामीण क्षेत्र से होता है, जिनका भी मेनली संबंध रूरल एरिया से होता है, वो आते हैं प्राइमरी सेक्टर में, ओके। यानी कि ये प्राकृतिक उत्पाद होते हैं, प्राकृतिक नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जो जिन्हें प्रकृति पैदा करती है। सेकेंडरी सेक्टर में आता है, मेनली आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, जो विनिर्माण करते हैं। जैसे कि ये है, हमने क्या लिए, प्लास्टिक ली, रेशम के धागे लिए और कुछ इंक ले लिए, और सबको मिलाकर के क्या बना दिया, एक मार्कर बना दिया। तो ये क्या हुआ, हमने मार्कर का मैन्युफैक्चर किया है, विनिर्माण किया है, ठीक है। इसी में आपका रियल एस्टेट सेक्टर आ जाता है, ठीक है, मकान निर्माण, ये सारे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह, जो इंडस्ट्री है, उद्योग वगैरह, ये सारे इसी में आते हैं, ठीक है। जो टर्सरी सेक्टर है इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर, क्योंकि मेनली ये सेवा देने का काम करता है, इसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। इन दोनों में वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बस सर्विस देता है। जैसे कि किसान ने गेहूं उत्पादन किए, इसको भेजना है शहर में, तो ट्रक में ला दे, शहर में आया, उतार दिया। तो जो ट्रक का जो काम रहा वो सर्विस देना हुआ। जैसे रेस्टोरेंट में गए आप, या फिर आप कुछ होटल में गए, रेंट पे लिए, एक दिन के लिए लिया, एक रात के लिए, एक दिन के लिए, तो क्या हुआ, वो सर्विस दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये सेक्टर आपने देख लिए, ओके। और दूसरी बात, एक आप ये देख लीजिए कि जो आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है, जो आपकी देश की पॉपुलेशन है, एक है आपका ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया, और एक है आपका अर्बन एरिया, ठीक है। रूरल क्षेत्र में 2/3 आबादी रहती है, अर्बन में 1/3 आबादी रहती है। रूरल में
2/3 आबादी रहती है और अर्बन में 1/3 आबादी रहती है। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें हो गई। थोड़ा सा घटा लेते हैं इसको। जीडीपी, जीडीपी तो पता ही आपको पढ़ाया है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सीधा मतलब कि देश में जो टोटल उत्पादन हुआ है, ठीक है, जो भी पूरी राष्ट्रीय आय, पूरी कमाई देश की, वो जीडीपी है। ठीक है, तो जीडीपी में जो इकॉनमी है हमारी, उसमें जीडीपी में इसका लगभग 17% योगदान है। प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में 17% योगदान है। ठीक, पहला। दूसरा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका योगदान 29% है लगभग, और जो टर्सरी सेक्टर है इसका योगदान लगभग 54%। ठीक है, यानी कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियां जो कि मेनली ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, उनका भारतीय जीडीपी में योगदान कितना है? 17%, केवल 17%। जबकि रोजगार कितने देते हैं? ये रोजगार देते हैं आपकी करीब अभी भी 46% लोगों को, रोजगार 46% लोगों को देते हैं। ठीक है, पहला। अब सोच के देखिएगा, इसकी तुलना कर लो अमेरिका से। यूएसए में देश की 3% आबादी केवल कृषि क्षेत्र में है। जापान में केवल 2% आबादी कहाँ है? कृषि क्षेत्र में लगी रहती है। यानी कि अमेरिका की जो टोटल आबादी है उसका केवल 3% आबादी कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में काम करती है। जापान में ये आंकड़ा 2% है। तो भारत में ये आंकड़ा अभी भी 46% है, जो कि आज़ादी के समय 72 से 75% तक था। इसका मतलब है कि इनकी इतनी आबादी केवल यहाँ काम कर रही है कृषि क्षेत्र में, और खूब उत्पादन कर रही है, पूरे विश्व में निर्यात कर रही है। और इसमें जो अतिरिक्त लोग थे वो यहाँ से निकल आए। जब अतिरिक्त लोग यहाँ से निकले, उनको कहाँ लगा दिया? सेकेंडरी सेक्टर में लगा दिया, उनको टर्सरी सेक्टर में लगा दिया। और क्या हुआ? देश का उत्पादन बढ़ा। देश का उत्पादन बढ़ा तो राष्ट्रीय आय बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, रहन सहन बढ़ा, ठीक है, निवेश बढ़ा, पूंजी निर्माण की दर बढ़ी, उत्पादन क्षमता बढ़ी, फाइनली फिर उत्पादन बढ़ा। ठीक है, तो ये है। तो हमको क्या करना? हमको ये जो अनुपात है सॉरी 46% जो लोग लगे हैं उनको कम करना है हमको। ठीक है, जितना कम कर लेंगे उतना ही सही है, पहला। अब ये एक सेक्टर ये आ गया, सेकेंडरी सेक्टर 29% है योगदान है, और टर्सरी सेक्टर का 54% है। सबसे ज्यादा है 54% टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। और आश्चर्य की बात है कि सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन भी यही सेक्टर करता है, सबसे कम रोजगार। हमारी इकोनॉमी का जो ड्राइवर कौन है? ड्राइवर वो क्या है आपका? सर्विस सेक्टर। हमारी जो इकोनॉमी है उसका जो ड्राइवर है वो हो गया है सर्विस सेक्टर। 54% योगदान है। इन दोनों को मिलाकर इनसे ज्यादा योगदान है। ठीक है, ड्राइवर ये है, लेकिन ये रोजगार उत्पादन बहुत कम करता है। तो आपको याद होगा 2019 या 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में ग्रोथ तो है लेकिन जॉब नहीं है, जॉब लेस ग्रोथ है। जॉब लेस ग्रोथ एक टर्म आता है, जॉब लेस ग्रोथ। ठीक है, जॉब लेस ग्रोथ यानी कि ग्रोथ तो है लेकिन जॉब नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि सबसे कम रोजगारों का सृजन टर्सरी सेक्टर करता है, और वही हमारी जीडीपी का यानी कि देश की अर्थव्यवस्था का ड्राइवर बन गया है। 54% योगदान है। कैसे? जैसे कि सर्विस सेक्टर में क्या होता है, बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे एक टावर की बात करें, एक टावर लगा दिया, एक टावर लगभग 10,000 लोगों को या उससे ज्यादा लोगों को सर्विस दे रहा है। 10,000 लोगों से लगभग ज्यादा ही लोगों को सर्विस देता है। और रोजगार कितना दिया उसने? केवल एक व्यक्ति को। जो टावर होता है उसको जो देखभाल करता है केवल एक व्यक्ति होता है। रोजगार केवल एक व्यक्ति को दिया, और सर्विस दे रहा है कितने लोगों को? कई हजार लोगों को दे रहा है। अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी धीमे धीमे अपडेट की जा रही हैं, आ रही हैं,
तो हो सकता है कि कुछ समय बाद कुछ ऐसा है कि उसी में थोड़ा सा चेंज करके कुछ लगा दिया जाए और वो फिर 1 लाख को सर्विस देने लगे, उसका जो जो दायरा है, जो एरिया है, रेंज है, बढ़ा दी जाएगी। लेकिन रोजगार कितना दिया है? एक व्यक्ति को। ठीक इसी प्रकार से फिर बात करें, अब क्या हुआ, वर्तमान डिजिटल युग है, वर्तमान का युग डिजिटल युग है। ठीक है, यूट्यूब आपने सुना है। पहले एक टीचर ज्यादा से ज्यादा 50 बच्चों को पढ़ा पाता था, एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ा पाता था, लेकिन आज डिजिटल युग में एक टीचर लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है। तो क्या हुआ, कितने एक टीचर ने कितने रोजगार छीन लिए? 1 लाख लोगों को पढ़ाने के लिए कई टीचरों की जरूरत पड़ती, ठीक है, सैकड़ों टीचरों की जरूरत पड़ती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक टीचर कई लाख लोगों को पढ़ा रहा है। तो क्या अब हुआ क्या, उसने सर्विस का उत्पादन तो कर दिया, उत्पादन तो खूब बढ़ गया, यानी कि ग्रोथ खूब हो गई, लेकिन जॉब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपने पढ़ी है। तो फाइनली फिर किया क्या जाए, किया ये जाए कि हमें इस सेक्टर में ध्यान देना होगा, इस सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ तो भेज नहीं सकते हैं, और यहाँ संभावना नहीं लग रही, तो संभावना इसमें है, विनिर्माण में। और विनिर्माण सेक्टर तभी आगे बढ़ेगा जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड, रेलवे, एविएशन, मैंने सब बताया था ना, बिजली, ठीक है, पेज, पानी की आपूर्ति। इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन भी आ जाता है, हेल्थ भी आ जाता है, ये इसे कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपकी उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि होती है जब आप शिक्षित होते हैं, स्वस्थ होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ बढ़ावा देना है। यहाँ बढ़ावा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देश का इंफ्रा है उसको बहुत उम्दा बनाना होगा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को टॉप लेवल का बनाना होगा, वर्ल्ड क्लास का। उतना ही जल्दी हो हमारा देश विकसित राष्ट्र की कगार में देखने को मिलेगा। ठीक, इतना हो गया। अब कुछ बातें और कर लेते हैं। इतना ही नहीं है, जो द्वितीय क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र भी इस पर निर्भर हैं। अगर ये डूबेगा तो इन दोनों को भी डुबा देगा, अगर ये डूबेगा तो इन दोनों को भी डुबा देगा। अब आप कहोगे ये कैसे होगा? आपने अखबारों में पढ़ा होता, मतलब पढ़ते होंगे आप लोग आए दिन जब भी बारिश होती है, कि इस वर्ष बारिश बहुत कम होगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर संकट में है। ठीक है, अब बारिश कम हुई तो उस ऑटोमोबाइल, मतलब ये गाड़ी वाली जो बनाते हैं, ये संकट क्यों आ गया? ट्रैक्टर, थ्रेसर, ट्रॉली, ये जो बनाते हैं इसे कहते हैं ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो ये संकट में कैसे? क्योंकि जो देश की डिमांड का जो 70% है वो आता है गांव से। देश की जो 70%, 70% ऑफ डिमांड comes from रूरल एरिया। क्यों? क्योंकि जो अर्बन क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, वो सैचुरेट हो चुका है, संतृप्त हो चुका है। संतृप्त का मतलब ये हुआ कि वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रही है। क्यों? क्योंकि शहर में जो बुनियादी आवश्यकताएं, जितनी भी चीजें लोगों के पास अवेलेबल हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, साइकिल, और जो भी जितनी भी चीजें होती हैं घर के अंदर या घर के बाहर, लगभग सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात है कि शहरों में कुल आबादी कितनी है? लगभग 33% है, यानी कि 1/3 आबादी है। 2/3 आबादी यानी 70% आबादी कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी ये बुनियादी चीजें भी नहीं है। आप तो जानते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप तो जानते हैं कि हर घर में कूलर, फ्रिज, टीवी, ये सब चीजें नहीं है, कार वगैरह नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि इस सेक्टर को आगे बढ़ाना होगा, प्राइमरी सेक्टर को, यानी कि कृषि को हमें फायदे का सौदा बनाना होगा। एक क्वेश्चन और आया था, यूपीएससी ने पूछा था कि क्या कारण है कि कृषि भारत में घाटे का सौदा बन गई है? कृषि भारत में घाटे का सौदा बन गई है, तो कृषि को हमें फायदे का सौदा बनाना होगा। जब कृषि बूम करेगा तो ये भी बूम करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जो आय का मुख्य सोर्स है वो है आपका कृषि। ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में लोगों के इनकम जनरेट होने का मुख्य सोर्स क्या है? कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि। ठीक है, खेती किसानी, और उसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे, लोगों के पास आय आएगी, रुपए आएंगे। जब रुपए आएंगे, लोगों के पास क्या करें? डिमांड करेंगे, कुछ चीजें खरीदेंगे। जैसे कि उत्पादन अच्छा हुआ किसान के पास, बेच आए, रुपए मिल गए,
कुछ ट्रैक्टर खरीदेगा, कुछ ट्रॉली खरीदेगा, कुछ इंजन खरीदने जाएगा, ठीक है, कुछ थ्रेसर खरीदने जा रहा है, कुछ हल खरीदने जा रहा है, ठीक है, ट्यूबवेल लगा रहा है कोई, तो ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाओगे, कृषि अर्थव्यवस्था को, तो ये दोनों भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी। अब आप ये तो बढ़ गया क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्टर है, ट्रैक्टर ट्रॉली ये सब चीज़ें बनाता भी निर्माण, आपको ये कैसे बढ़ेगा, यही बढ़ेगा। जब इनका उत्पादन होगा तो इसको कहाँ, इस उत्पादन को लेकर शहर में कौन जाएगा, यही लोग तो लेके जाएंगे, सीधी सी बात है। तो फाइनली इस प्रकार से चीज़ें होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में देखेंगे कि हम किस प्रकार से अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं और शहरी अर्थव्यवस्था से भी मजबूत कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है, किसी क्षेत्र में क्या सुधार कर सकते हैं, क्या उसमें नई नई तकनीकों को ला सकते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।